हेलो, वेलकम टू योर चैनल। आज हम करते हैं वेस्ट बंगाल के पीवाईक्यूज। आज की पीपीटी सिर्फ इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा दूंगी हिंदी में भी, इसलिए परेशान मत होइए। आगे जो पीपीटीज आएंगी आज की बन नहीं पाई, वो हिंदी में भी आएंगी। ठीक, तो दोनों लैंग्वेज में होंगी आगे, लेकिन आज इंग्लिश में है ओनली। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। Integrated education for disabled children emphasizes on। इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन पर एम्फेसाइजेस, किस पर जोर देती है इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इंटीग्रेटेड एजुकेशन होती क्या है, ये कब आया, इससे पहले क्या था और इसके बाद क्या है। सबसे पहले आया था सैग्री, एक सेकंड, सबसे पहले आया था सेग्रीग्रेशन। सेग्रीग्रेशन का मतलब होता है डिसेबल्ड चिल्ड्रन को नॉर्मल स्कूल में ना पढ़ाओ, डिसेबल्ड चिल्ड्रन को, स्पेशल नीड्स वाले बच्चों को स्पेशल स्कूल में पढ़ाओ, नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ स्कूल में ना पढ़ाओ, रेगुलर स्कूल में नहीं पढ़ाओ। ठीक, उसके बाद हमारा आया इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, सबको साथ लेकर चलो। इंटीग्रेटेड का मतलब है डिसेबल्ड वाले चिल्ड्रन को जर्नल स्कूल में पढ़ाओ, उनको भी बराबर का मौका मिले पढ़ने का, जिससे वो पढ़ सके आगे और स्कूल से उनका डिटेंशन ना हो। उसके बाद आया इंटीग्रेटेड एजुकेशन के बाद आया इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है, इंक्लूसिव को डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो, नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन हो, क्या रेगुलर, सबको एक साथ रेगुलर स्कूल में पढ़ाओ। ठीक, अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात स्टार्ट हुई थी 1974 में। ठीक, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिसेबल्ड चिल्ड्रन पर किस पर जोर देता है, इनमें से वो कौन सा ऑप्शन सही है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एम्फेसाइजेस किस पर करता है, स्पेशल एम्फेसाइजेस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज, खास तौर पर जोर देता है रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज निकालने के लिए, या इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन जर्नल स्कूल एंड फैसिलिटेट देयर रिटेंशन। बराबर का मौका मिले उन बच्चों को जो डिसेबल्ड है, जर्नल स्कूल में उन्हें पढ़ाया जाए और फैसिलिटेट हो देयर रिटेंशन। ठीक, या प्रोवाइड इकोनॉमिक रिलेबेशन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, इकोनॉमिक रिलेबेशन मिल जाए जो डिसेबल्ड बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर लास्ट, एंड एंडेवर टू इक्विप स्पेशल स्कूल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज विद वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटीज। वोकेशनल का मतलब होता है स्किल सिखाए जाना, वोकेशंस का मतलब क्या होता है, कुछ कौशल सिखाया जाना। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंटीग्रेटेड की अभी हमने बात करी, आया था 1974 में। इसकी बात, इसमें क्या बात करी गई थी, बराबर का मौका मिले डिसेबल्ड वाले बच्चों को भी जर्नल स्कूल में पढ़ने का और फैसिलिटेट देयर रिटेंशन। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसके बाद इसका आंसर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए परेशान मत होइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, assertion A, planning involves choosing task that must be performed to attain organization goal. Reason, planning activity focus on attaining the goal। ये असर्शन और रीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमें करने कैसे होते हैं, पहले हम पढ़ते हैं असर्शन, असर्शन के बाद हम पढ़ते हैं बिकॉज लगाकर। प्लानिंग इन्वॉल्व चूजिंग टास्क दैट मस्ट बी परफॉर्म टू अटेन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, बिकॉज प्लानिंग एक्टिविटी फोकस ऑन अटेनिंग द गोल। ठीक,
अजर्शन क्या कह रहा है? अजर्शन का कहने का प्लानिंग चूज करी जाती है, इन्वॉल्व, जब हम टास्क चूज करते हैं तो प्लानिंग इन्वॉल्व करते हैं जिससे हम अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अटेन कर सके, प्राप्त कर सके। प्लानिंग जो है, उस प्लानिंग जो एक्टिविटी है वो फोकस करती है गोल को पाने के लिए। तो ये दोनों ही बात सही है। पहले हम प्लानिंग करते हैं, फिर हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं ये सब स्टेप्स। प्लानिंग में क्या होता है? प्लानिंग में हम ये सब चीज़ें तो डिसाइड करते हैं कि कौन कैसे वर्क करेगा, किसको क्या वर्क दिया जाएगा, कैसे काम होगा, ये सब हम प्लानिंग में सोचते हैं। तो वो क्या, हम जब भी सोच लेते हैं, हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल हम तभी डिसाइड कर लेते हैं कि हमें आगे ऑर्गेनाइजेशन गोल क्या अचीव करने हैं। ठीक, प्लानिंग एक्टिविटी फोकस ऑन अटेनिंग द गोल। तो दोनों ऑप्शन ही सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड आर ट्रू। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ये ऑप्शन सही है। ये इसकी डिटेल। प्लानिंग प्रोवाइड अ रेशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। All members therefore need to work towards achieving organization goals. These goals sets the target which need to be achieved and against which actual performance is measured. Therefore, planning means setting objectives and targets and formulating an action plan to achieve them. ये कहला है प्लानिंग एक रेशनल अप्रोच है जो हम प्री डिटरमाइंड पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। सारे मेंबर्स जो काम कर रहे हैं उनका अचीविंग जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स ही होता है। ये गोल्स जो होते हैं सेट करते हैं टारगेट्स, क्या अचीव करना है, क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस होगी, उसको सब माप लेते हैं पहले ही। देयरफॉर प्लानिंग मीन्स सेटिंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग का मतलब होता है ऑब्जेक्ट सेट करना, टारगेट सेट करना और उनको एक्शन प्लान के में डालना जिससे हम अचीव उन्हें कर सकें। क्वेश्चन नंबर 3। The statement, the study, design, development, implementation, support on management of computer-based information system, particularly software, applications, computer hardware refers to। एक स्टेटमेंट है जो स्टडी करता है, डिज़ाइन करता है, डेवलप करता है, इम्प्लीमेंटेशन करता है, सपोर्ट ऑन मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन को, पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये क्या रेफर कर रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी, डाटा टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब स्टडी भी कर रहा है, डिज़ाइन भी कर रहा है, डेवलपमेंट भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी है, सपोर्ट भी है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन भी है, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है। जब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की बात आ गई, स्टडी की बात हो गई, डिज़ाइन की, तो ये क्या हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो गई। तो ऑप्शन नंबर ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी is the use of computer to create, process, store, retrieve and exchange all kinds of electronic data and information. It is typically used within the context of business operation as opposed to personal or entertainment technology. It is considered to be a subset of information communication technology. ITC इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करा जाता है कंप्यूटर पर टू क्रिएट, प्रोसेस, स्टोर एंड ट्राई एक्सचेंज ऑल काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक को, सारी ही डाटा को इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज करने के लिए यूज़ करा जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इट इज़ टिपिकली यूज विद द,
ये यूज भी करा जाता है बिजनेस ऑपरेशन में, पर्सनल में, एंटरटेनमेंट टेक्नोलॉजी में। ये एक सबसेट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का आईटी एक सबसेट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, when did the National Council for Teacher Education give a curriculum framework for 2-year B.Ed and 2-year M.Ed degree program? कब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने, टीचर एजुकेशन की एनसीटी की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है एनसीटीई। एनसीटी ने कब करिकुलम फ्रेमवर्क दिया था कि 2 साल का बीएड होगा और 2 साल का एमएड होगा? पहले 1 साल का ही बीएड था और 1 साल का ही एमएड था, लेकिन कौन से साल में एनसीटी ने करिकुलम फ्रेमवर्क दिया बीएड और एमएड 2-2 साल के होंगे? एनटीसी क्या है? एनटीसी टीचर एजुकेशन की, टीचर एजुकेशन की एपेक्स बॉडी है। इसने दिया था 2014 में। एनसीटी ने कहा था 2014 से कि 2 साल का बीएड होगा और 2 साल का एमएड होगा। उससे पहले ये सब बीएड और एमएड 1-1 साल के चल रहे थे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 1 मिनट, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मैच द मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन। टीचर एजुकेशन के कुछ मॉडल्स दिए गए हैं लिस्ट 1 में विद द डिस्क्रिप्शन इन लिस्ट 2। उनकी डिस्क्रिप्शन दी गई है लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 में टीचर एजुकेशन के मॉडल्स है, लिस्ट 2 में उनकी एक्सप्लेनेशन है। ये फिर उनके कोड्स दिए गए हैं, कौन सा किससे मैच होता है ये बताना है। पहला आता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल। कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है, कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है मास्टरी, एक्सपर्ट, नॉलेज। ठीक। फिर आता है बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट का मतलब क्या होता है? बिहेवियरिस्ट का मतलब है जिसमें हमें कंडीशनिंग करी गई हो, हमें कंडीशनिंग करके कुछ चीज हमारे बिहेवियर में चेंज करी गई हो। अब बिहेवियरिस्ट के फादर कौन थे? फादर थे जे.बी. वॉटसन। बिहेवियरिस्ट के अंदर कौन कौन से आते हैं? स्किनर। स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। थॉर्नाइड। थॉर्नाइड ने दी थी रिवॉर्ड। प्राइमरी लॉज भी दिए थे इन्होंने और सेकेंडरी लॉज भी दिए थे।
और पेवलव की कौन सी क्लासिकल कंडीशनिंग? इंक्वायरी ओरिएंटेड का मतलब क्या है? इंक्वायरी ओरिएंटेड का मतलब है नॉलेज कंस्ट्रक्ट करना। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड का मतलब है कि हमारी मास्टरी होनी चाहिए, हम सब्जेक्ट एक्सपर्ट होने चाहिए। तो ये कौन से मॉडल से मिल रहा है? पार्टिसिपेट है एक्सप्लेन academic content by pausing, knowledge and skills are developed by observation, principal operant conditioning used for teacher training, participant become proficient by demonstrating mastery। तो मास्टरी आ गया, तो ये एक आ जाएगा फोर्थ से बी का। बिहेवियरिस्ट में कंडीशनिंग की बात हुई थी, ऑपरेंट कंडीशन किसने दी थी? ये दी थी स्किनर ने, ये ठीक है। तो ये हो गया बी का थर्ड। इंक्वायरी ओरिएंटेड, नॉलेज एंड स्किल्स आर डेवलप बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की बात इंक्वायरी ओरिएंटेड में नहीं है। ऑब्जर्वेशन हो तो मतलब होता है देख के कुछ चीजें सीखना, ऑब्जर्व करना। तो इसका होएगा पार्टिसिपेंट्स एक्सप्लेन एकेडमिक कंटेंट बाय पॉजिंग, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये किसमें दे रखा है? ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई विच स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग इज मिसमैच एज रूब्रिक्स। कौन सा इनमें से स्टेटमेंट मिसमैच है रूब्रिक्स का? रूब्रिक्स होता क्या है? रूब्रिक्स का मतलब है एक स्कोरिंग गाइड है टू असेस स्टूडेंट वर्क। रूब्रिक्स किसके लिए? स्टूडेंट वर्क को असेस करने के लिए, ठीक। रूब्रिक्स ये है। अब इसमें से देखते हैं कौन सा मिसमैच है। ए स्कोरिंग गाइड यूज टू इवेल्युएट द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट, ये तो सही स्टेटमेंट है, ये तो गलत नहीं है। इसने पूछा है मिसमैच्ड, कौन सा मिसमैच है जो मैच नहीं हो रहा है? ये तो हो रहा है क्योंकि स्कोरिंग गाइड भी और क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स भी करता है, अभी हमने पढ़ा। क्राइटेरिया एट पर्टिकुलर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट एंड स्कोरिंग स्ट्रेटजी, ये भी सही है। यूज्ड फॉर बोथ सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये हम दोनों में यूज कर सकते हैं, सबमेटिव में और फॉर्मेटिव असेसमेंट में। फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या होता है और ऐसे का मतलब क्या होता है? ऐसे का मतलब होता है सबमेटिव असेसमेंट का जो हम टर्म की एंड में देखते हैं फाइनल रिजल्ट। और फॉर्मेटिव का मतलब होता है जैसे हम कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, हमने बीच में से बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछ लिया ड्यूरिंग, पढ़ाते पढ़ाते असेस करना बच्चे को, और ये होता है एक बार में फाइनल जजमेंट देखना, ठीक।
एन ऑप्शन नंबर डी, एन इफेक्टिव क्राइटेरिया फॉर असेसमेंट ऑफ क्वालिटी टीचिंग। टीचिंग के लिए तो ये नहीं होता, रूब्रिक्स किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, तो क्वालिटी टीचिंग के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज द मिसमैच स्टेटमेंट एज रूब्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर होगा आंसर 6 का डी। ये रहा, रूब्रिक्स इज एन असेसमेंट टूल फॉर द टीचर्स। असेसमेंट टूल है टीचर्स के लिए जो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस डिफरेंट एरियाज में असेस कर सकें विद फिक्सिंग सर्टेन क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट। कुछ क्राइटेरिया सर्टेन एरिया में फिक्स्ड है। टू मेजर स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन ए प्री डिटरमाइन सेट ऑफ क्राइटेरिया। स्टूडेंट की परफॉर्मेंस असेस करने के लिए प्री डिटरमाइंड पहले से ही कुछ मानदंड निश्चय किए गए हैं। ए रूब्रिक और स्कोरिंग स्केल इज टिपिकली क्रिएटेड which contains the essential criteria for the task and appropriate levels of performance for each creation। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, द टाइप ऑफ लर्निंग एक्सप्लेन्ड बाय एल्बर्ट बंडूरा इज आल्सो नोन एज। कौन सी टाइप ऑफ लर्निंग एल्बर्ट बंडूरा ने दी थी? इंसाइटफुल लर्निंग, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, साइन लर्निंग, वर्बल लर्निंग। एल्बर्ट बंडूरा को हम कौन सी लर्निंग दी थी? उन्होंने दी थी सोशल लर्निंग। सोशल लर्निंग दी थी। इन्होंने अपनी लर्निंग में बात करी थी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का बात क्या है? इन्होंने करी थी इमिटेशन की बात, एक्सपीरियंस की बात। ऑब्जर्वेशन का मतलब बात करें देख के सीखने की, एल्बर्ट बंडूरा ने बात करी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, मैच द फॉलोइंग। एक मिनट। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 दी गई है और लिस्ट 2 दी गई है। लिस्ट 1 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड और लिस्ट 2 में दी गई है एट्रीब्यूट्स। क्वेश्चन नंबर ए, रेप्लिकेबिलिटी। एक दिया हुआ है प्रीशन, फिर दिया है फॉल्सिबिलिटी और एक दिया है पार्सिमन। ठीक, रेप्लिकेबिलिटी, प्रीशन, फॉल्सिबिलिटी, पार्सिमनी। अब इसका मतलब क्या बनता समझते हैं। प्रीशन का मतलब होता है एक्यूरेसी, पॉसिबिलिटी का मतलब होता है प्रूफन, प्रूफ करो और या डिसप्रूवन करो, गलत साबित करो या सही साबित करो। पार्सिमनी का मतलब होता है जार्गन वर्ड यूज मत करो। जार्गन वर्ड का यूज करने का मतलब क्या है? मस्ट बी अवॉइडेड। मतलब सिंपल रखो, कंसाइज रखो, सिंपल रखो, कंसाइज रखो। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है जब कोई इसे दोबारा टेस्ट करे तो प्रूफ हो। ठीक, अब देख लेते हैं। अब दे रखा है इसमें, पहले देखते हैं। ये रहा, ये जो दे रखे हैं, ये ये रहा, ये रहा,
ये रेप्लिकेबिलिटी, प्रेशन, फॉल्सिबिलिटी, पार्समनी। पार्समनी का ए हाइपोथेसिस इज टू बी प्रूवन रॉन्ग। तो ये किसका हो जाएगा? ए हाइपोथेसिस इज टू बी प्रूवन रॉन्ग, ये हो जाएगा सी का, फॉल्सिबिलिटी का। तो सी का हो गया फर्स्ट। ठीक। पार्शमनी, सिलेक्टिंग द मोस्ट सिंपल एक्सप्लेनेशन, यही होगा। डी का होगा, सिंपल एक्सप्लेनेशन रखनी है पार्समनी में, जार्गन्स हार्ड वर्ड यूज नहीं करने हैं, जो किसी को अपनी बात समझाओ वो समझ ही ना पाए। तो ये हो गया थर्ड। बचा ए और बी। बी एक्यूरेसी देखते हैं। इंडिपेंडेंट रिसर्च अराइव एट द सेम रिजल्ट। ये रहा इंडिपेंडेंट, जो रिसर्चर है उसको बार बार सेम रिजल्ट मिले, ये होता है रेप्लिकेबिलिटी का। तो ये हो गया ए का सेकंड, तो इसका हो गया बी का फोर्थ। हाउ क्लोज आर मेजरमेंट ऑफ द सेम आइटम, जो क्लोज आइटम है वो मेजरमेंट को हमको सेम कर रहे हैं, तो एक्यूरेसी की बात आ रही है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें ए का सेकंड कहाँ दे रखा है? ए का सेकंड ये रहा, बी का फोर्थ ये रहा, सी का फर्स्ट ये रहा, डी का थर्ड ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखे हैं ये सब, तो बी होगा हमारा सही आंसर। रेप्लिकेबिलिटी का मतलब होता है जो हम एक बार टेस्ट कर चुके उसे हम दोबारा रीटेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक, ये एक्यूरेसी की बात कर रहा है। पॉसिबिलिटी में क्या है कि प्रूफ करो या डिसप्रूफ करो, तो ये हाइपोथेसिस जो बन रही है ये प्रूफ रॉन्ग की बात आ रही है। तो ये हो गया। पार्सिमनी का क्या, सिंपल रखो, शॉर्ट में रखो। जार्गन का मतलब होता है हार्ड वर्ड यूज ना करो जिससे किसी को तुम्हारी बात समझ में ना आए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। विच इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कौन सा सिद्धांत टोटल क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट का नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड सेल्फ एवोल्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रिंसिपल ऑफ सिस्टम ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस, प्रिंसिपल ऑफ साइंक्रोनिस्टिक रिलेशनशिप। टी क्यू एम का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? टी क्यू एम का कॉन्सेप्ट दिया था एडवर्ड डैमिंग ने, और उसने 4 स्टेप्स और बताए थे, प्लान, एक्ट, डू, चेक। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बांटना प्रिंसिपल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का नहीं है। अपने आप में कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होना, सेल्फ इवेल्यूएशन है, ऑनगोइंग प्रोसेस, कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहे सिस्टम में, और रिलेशनशिप में साइंक्रोनिस्टिक हो, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच एजुकेशनल एक्टिविटी इज मोस्ट डिजायरेबल टू द प्रेगमिनिस्ट, कौन सी एजुकेशनल एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रेगमिनिस्ट से डिजायरेबल है? ऑप्शन नंबर ए, रिजल्ट फ्रॉम द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द प्यूपिल इन डेमोक्रेटिक थ्योरी, that is beneficial for the future experiences of the pupil, approximates the goal the educational scientists have set up, that characteristics by spontaneous, active, pleasurable and practical for the pupil। कौन सी? डिस्क्रिमिनेशन की बात, अलग थलग की बात नहीं, फ्यूचर एक्सपीरियंस की प्रेगनेंसी ने नहीं, that goal have educational scientists have set up नहीं, that characterize spontaneous, active, pleasurable and practicable for the pupil। ऑप्शन नंबर डी, pragmatist।
प्रैग्निस्ट किसकी बात करते हैं? प्रैग्निस्ट बात करते थे लर्निंग बाय डूइंग की। हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस की बात करते थे ये। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट 1 दी है और लिस्ट 2 दी है। मॉडल ऑफ इंक्लूजन के दिए हुए गए और ये उनकी एक्सप्लेनेशन दी हुई गई है। इंटरवेंशन मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल, सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल, नॉन एकेडमिक, कौन सा किसके साथ मैच होगा? इंटरवेंशन मॉडल का मतलब होता है कि माइल्ड डिसेबिलिटीज, जिसको हल्की बहुत डिसेबिलिटीज है, उनको जर्नल स्कूल में पढ़ाया जाए। तो ये होता है माइल्ड डिसेबिलिटीज इनटू जर्नल स्कूल। टीम टीचिंग मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल है स्पेशल एजुकेशन एंड रेगुलर टीचर। ये होता है स्पेशल एजुकेशन हो और रेगुलर टीचर हो। सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल की बात हो, डिसेबल्ड चिल्ड्रन है जो है उनको सोशली एक्सेप्ट कराने की बात है। तो सोशल स्किल्स डेवलप हो पाए उनके अंदर, डेवलप सोशल स्किल्स। नॉन एकेडमिक की बात है, नॉन एकेडमिक की बात है तो ये है, एकेडमिक की बात नहीं है तो ये है साइको मोटर। ठीक, इंटरवेंशन मॉडल, ए का किसके साथ? बी सी डी। इंटरवेंशन मॉडल, इंटरवेंशन मॉडल का मतलब क्या है? जिसको हल्की बहुत डिसेबिलिटीज है वो जनरल स्कूल में पढ़े। तो हम ये देखते हैं कहीं है, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन टू डेवलप सोशल स्किल, डेवलप सोशल स्किल कर सके, तो ये हमारी आ रही है सोशल मेन स्ट्रीमिंग मॉडल्स में हमने पढ़ा, तो सी का आएगा ऑप्शन नंबर 1। टीम टीचिंग मॉडल, टीम टीचिंग मॉडल क्या है? स्पेशल एजुकेशन की बात हो रही है, स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड द रेगुलर टीचर वर्क टुगेदर। हाँ ठीक है, बी की बात हो रही है 4 से, एक साथ मिलकर पढ़ाएं, स्पेशल एजुकेशन टीचर एंड द रेगुलर टीचर एक साथ मिलकर पढ़ाएं, बी का हो गया 4th। तो आ गया अब इंटरवेंशन मॉडल, ए का ट्रांजिशन ऑफ स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज इनटू जनरल एजुकेशन, तो ए का आ गया 3rd, तो बी का आ गया 2nd, बी वो सॉरी डी का आ गया 2nd, नॉन एकेडमिक मॉडल बेस्ड ऑन साइकोमोटर डोमेन। ठीक, इंटरवेंशन मॉडल का हो गया, सबके हो गए। तो इसका ए का 3rd का आ रहा है, ए का 3rd ये रहा, बी का 4th ये रहा, सी का 1st ये रहा और डी का 2nd ये रहा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पॉलिसी है जो रिजर्वेशन सीट की हायर एजुकेशन में एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, एग्जाम्पल किसका है? स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, कॉन्टेस्ट मोबिलिटी, कल्चर मोबिलिटी, जोग्राफिकल मोबिलिटी। रिजर्वेशन सीट्स दी गई हैं हायर एजुकेशन में और गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में भी, तो एग्जाम्पल है स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी का। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन गैगने hierarchical of learning, which one of the following will not be included in the learning, ये रूल नहीं है यहाँ पे, in the learning,
गैगने ने, पहली बात तो हम एक समझ लेते हैं, गैगने ने 9 इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन दिए थे और 8 टाइप्स की लर्निंग दी थी। उनमें से लर्निंग में से कौन सा उसमें से इंक्लूड नहीं है? ठीक, कॉन्सेप्ट लर्निंग भी दी थी उन्होंने, डिस्क्रिमिनेशन भी लर्निंग दी थी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी दी थी और प्रॉब्लम सॉल्व लर्निंग उन्होंने नहीं दी थी। ऑप्शन नंबर 13 का आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या कमिटी वाज रिक्वायर्ड एक्सक्लूसिव टू एड्रेस टीचर एजुकेशन इन इंडिया? कौन सी कमेटी है, कमीशन है जो टीचर एजुकेशन इंडिया के लिए ही है ओनली? यशपाल कमेटी, जस्टिस वर्मा कमीशन, चट्टोपाध्याय कमीशन 1, कोठारी कमीशन। तो ये है कोठारी कमीशन, आया था 1964 में। ये काम करती है कॉम्प्रहेंसिव में, ये प्राइमरी पे भी काम करती है, इसने किया था, इसने सेकेंडरी पे भी काम किया था, इसने हायर एजुकेशन पे भी काम किया था। तो इसे तो हम अब तक का सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन बोलते हैं। ठीक, और इसने अपनी रिपोर्ट दी थी 1966 में। जो चट्टोपाध्याय थी 1983 में। जस्टिस वर्मा 2012 में आई थी। और यशपाल की 2 है, एक तो हायर एजुकेशन वाली है जिन्होंने, और एक और इनकी लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक, तो टीचर एजुकेशन का काम करा था जस्टिस वर्मा कमीशन ने। ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने टीचर एजुकेशन पे काम करा था बस ओनली। क्वेश्चन नंबर 15, Adarsan कह रही है द academic approach to curriculum construction is not much welcome by curriculum developers. रीजन है द academic approach curriculum has less scope और in is practical in nature। कौन सा सही है कौन सा गलत है? दोनों सही है दोनों गलत है, पढ़ते हैं। दो academic approach है to curriculum construction is not much वेलकम बाय एकेडमिक अप्रोच जो है करिकुलम कंस्ट्रक्शन की, वो करिकुलम डेवलपर्स के द्वारा ज़्यादा वेलकम नहीं करी जाती, क्योंकि द एकेडमिक अप्रोच करिकुलम हैज़ लेस स्कोप और इन प्रैक्टिकल इन नेचर। क्योंकि एकेडमिक अप्रोच जो है वो लेस स्कोप है और प्रैक्टिकल इन नेचर में कम है। तो एकेडमिक अप्रोच जो है ये बात करती है सब्जेक्ट की, नॉलेज की, थ्योरी की, फैक्ट्स की, ये प्रैक्टिकल पर ध्यान नहीं देती। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, मैच ऑफ द फॉलोइंग है, लेवल ऑफ टीचिंग्स है ये और ऑर्गेनाइजिंग पेडोलॉजी है। कौन सा किसने दिया था, क्या है? मेमोरी लेवल दिया था हर्बिटन ने। मेमोरी लेवल की बात क्या है, ये काम बात करता है रोट मेमोराइजेशन पे, रोट लर्निंग पे, ये हम कह सकते हैं रोट लर्निंग पर। ये काम आता है सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों के साथ। छोटे बच्चों को आप समझा नहीं सकते, उन्हें हर चीज़ रटनी पड़ती है। जैसे वो रटते हैं ABCD, SNR,
1 2 3, ये शुरू में सब रटते हैं, उन्हें ये नहीं पता ये क्यों है, बट रटना है, तो ये होता है मेमोरी लेवल। ठीक, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे आता है हमें समझना है चीज़ों के लिए। अंडरस्टैंडिंग की बात आती है तो आती है अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग की बात आती है, चीज़ें समझाई जाती हैं वहाँ ज़्यादा। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है सोच की भी सोच लगाना, क्रिटिकल थिंकिंग यूज होने लगती है हमारी। ठीक, अब मेमोरी लेवल कौन सा है देखते हैं। क्रिटिकल एंड क्रिएटिव रीजनिंग, एवेल्यूएटिंग, कॉन्सेप्ट मास्टरी या रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव। मेमोरी लेवल में आएगा रिकॉल, बार बार चीज़ों का याद करानी और पहचाननी, रिकॉग्नाइजेशन। क्या बात कर रही थी, हाँ, तो एक आ गया फोर्थ, बी का अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग की बात होती है समझना, समझने की बात की है क्रिटिकल एंड एवेल्यूएट कॉन्सेप्ट मास्टरी, तो बी का आएगा थर्ड, मास्टरी हासिल करना। और सी का आएगा रिफ्लेक्टिव, सी का आएगा क्रिटिकल फर्स्ट। एक ऑप्शन इन्होंने एक्स्ट्रा दिया, तो जिसमें सेकंड है वो तो आएगा ही नहीं, तो आप ये भी काट दो, ये भी काट दो, ए अमाउंट दे, ए का फोर्थ दोनों में, बी का थर्ड, सॉरी, बी का थर्ड और सी का फर्स्ट। अंडरस्टैंडिंग में कैसे, जैसे समझना है हमें, क्लासिफिकेशन की बात भी हम अंडरस्टैंडिंग में करने लगते हैं। डिफरेंस बिटवीन करने लगते हैं हम, जैसे कि एनिमल्स में हम डिफरेंस बिटवीन करने लगते हैं, बर्ड्स में करने लगते हैं, तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग लेवल में। रोट मेमोराइजेशन मेमोरी लेवल में चलता है, रिफ्लेक्टिव चलता है, क्रिटिकल थिंकिंग, सोच की भी सोच, ये दी थी बीजी एंड हंट ने। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, एक मिनट, चलो ऑप्शन में आपको भी दिखा दूंगी, पहले ये देख लेते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है, ऑप्शन नंबर लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है। लिस्ट 1 कॉम्प्रिहेंशनल इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, कौन सी किसने एक्सप्लेनेशन दी है? ये तीनों इंटेलिजेंस, कॉम्प्रिहेंशियल, एक्सपीरियंशियल, कॉन्टेक्चुअल, ये दिए स्टनबर्ग ने। स्टनबर्ग ने, इसको हम थ्योरी को ट्राइआर्किक थ्योरी भी बोलते हैं, इन्होंने दी थी 1985 में। कॉम्प्रिहेंशियल, इसको हम एनालिटिक भी कल भी हम बोलते हैं। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंशियल को हम जॉन डुई से जोड़ लेते हैं, और कॉन्टेक्चुअल को हम प्रैक्टिकल बोलते हैं। ठीक, इसमें हम कॉम्प्रिहेंशियल में, एनालिटिक में हम एकेडमिक की बात करते हैं ज़्यादा, में जॉइंट में प्रैक्टिकल की बात करते हैं, ये तो है ही। कॉन्ट्रेक्टर में ये तो
लिया हैंड ऑन हैंड्स एक्सपीरियंसेस की बात करते हैं प्रैक्टिकल में, तो आप ये मान लीजिए। ठीक। और कॉन्टेक्चुअल में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि हमने जो सीखा है वो उसे अप्लाई कर सकें, एप्लीकेशन इन लाइफ में। ठीक। अब इसकी वो देख लेते हैं। ए का, बी का और सी का। ए का कॉम्पेंशनल इंटेलिजेंस, फोकस ऑन इनसाइट। एक मिनट यहाँ देख लें। फोकस ऑन इंसाइट एंड द एबिलिटी टू फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज। अच्छा, या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस। और नेचुरलिस्ट तो होगा ही नहीं इसका थर्ड, जहाँ पर थर्ड है वो तो ऑटोमेटिकली ही कट जाएगा, तो सी और डी तो ऑप्शन होंगे ही नहीं। ए का फोर्थ दोनों में दिया गया है। रेफर्स टू द मीनिंगफुल एक्विजिशन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज वंस अबाउट थिंकिंग। ठीक है। एकेडमिक, ठीक है। एक्सपीरियंशियल, बी का फर्स्ट होगा या बी का सेकंड, अभी देखना है। बी का फर्स्ट होगा या सेकंड। सी का क्या है, सी का होगा हमारा प्रैक्टिकल सेकंड, तो हमारा होगा सी का सेकंड, तो बी का हमारा फर्स्ट होगा। एक बार चेक कर लेते हैं। बी का फर्स्ट, ऑन साइट फॉर्मुलेट न्यू आइडियाज। ठीक है, तो सी का हमारा, बी का हमारा फर्स्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18। Symbolic interaction is the framework of which type of qualitative research? सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन से फ्रेमवर्क में है? ग्राउंडेड थ्योरी में, नैरेटिव में, फिनोमेनोलॉजी में, केस स्टडी में? सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सी में है? ग्राउंडेड थ्योरी में, फिनोमेनोलॉजी में, नैरेटिव में? तो ये है फिनोमेनोलॉजी में, रिसर्च में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोकायोका? पोकायोका का कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पोकायोका होता क्या है? पोकायोका जो है एक मिस्टेक प्रूफिंग है, कि हम गलती होने से पहले ही हम पता कर सकें। ठीक, जिससे हमारी एरर बहुत कम से कम हो। ये जापानीज का बनाया था उन्होंने 1950s में। इट इज़ अ मिस्टेक प्रूफिंग सिस्टम, यह सही है। इट इज़ हेल्प टू प्रोड्यूस जीरो डिफेक्ट प्रोडक्ट, सही है। इट इज़ ए continual improvement strategy towards a higher level of performance. It's help to identify errors during the process, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, तो ऑप्शन 19 का ऑप्शन नंबर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 20। Adarsan, Tagore pleading for bringing the children into direct contact with nature. Others reason such contact will make the child friendly with the real world. टैगोर बहुत ज़्यादा नेचुरलिस्ट से फेवर में थे। वो मानते थे कि हर चीज़ बच्चा ही नेचर से खुद सीख लेगा। नो स्कूल, नो टीचर। टीचर एक गाइड की तरह हो सकता है बच्चों के लिए, बस ये नहीं कि सिलेबस हो। नो करिकुलम की बात करते थे वो। हर चीज बच्चा नेचर से खुद ब खुद सीख लेगा। तो टैगोर प्रेडिक्ट फॉर द ब्रिंगिंग चिल्ड्रन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद नेचर, असर्शन बिल्कुल सही है। सच बिकॉज, क्योंकि
सच कॉन्टेक्ट विल मेक द चाइल्ड फ्रेंडली विद द रियल वर्ल्ड। सही है, तो ऑप्शन नंबर दोनों ही सही है। 20 का ऑप्शन नंबर होगा बी, ऑप्शन नंबर ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1, लिस्ट 2, डिस्ग्राफिया, डिस्पैरेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्लेसिया, कौन सा किसके साथ मैच होगा? ठीक है, डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया की बात आएगी तो ये हो गई मैथ से, मैथ्स में उसको डिफिकल्टी या परेशानी है, तो सी का हो गया फोर्थ। सी का फोर्थ कहाँ का दे रखा है? ऑप्शन ए में भी दे रखा है, ऑप्शन बी में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी और डी तो हमारा नहीं होगा। ठीक, अब डी का हमारा फर्स्ट फर्स्ट दे रखा है, डिसलेक्सिया, डिफिकल्टी इन रीडिंग। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, इससे हमारा आसान हो जाता है करना, तो डी का हम फर्स्ट, ए और बी। अब इन्होंने बी का, या ऑप्शन आगे पीछे हो गया इसलिए आपको परेशानी हो रही होगी थोड़ी सी, ए का थर्ड है या बी का, ए का सेकंड है, अब इन दोनों में देखना है। ए का डिस्ग्राफिया, 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 ग्राफिया, तो ग्राफिया का मतलब होता है लिखने में परेशानी, तो ए का हो गया हमारा थर्ड, बी का हमारा हो गया सेकंड। डिस्प्रैक्सिया का मतलब होता है डिफिकल्टी इन मोटर स्किल्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ए का थर्ड, बी का सेकंड, बी का सेकंड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट माइक्रो फाइनेंस, कौन सा ऑप्शन माइक्रो फाइनेंस में सही है? एक होता है माइक्रो फाइनेंस, एक होता है मैक्रो। माइक्रो की बात होती है इंडिविजुअल की, और मैक्रो की बात होती है होल की, बड़े की, सॉरी बिग की, तो ये बात होती है स्मॉल की, मैं उल्टा लिख रही थी। माइक्रो फाइनेंस इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ब्रॉड नहीं नैरो, माइक माइक ये होता है नैरो, छोटा, ब्रॉड मतलब होता है मैक्रो, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। देयर इज नो रिस्क एट ऑल बिकॉज द मेन एम इज टू गिव बेनिफिट टू द इकोनॉमी, it is a, has a direct effect on individual। हम्म? ये क्या हो गया? माइक्रो की बात करें, ऑप्शन करेक्ट, ब्रॉड, ऑप्शन नंबर इसको होगा सी, ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ है क्योंकि ये होगा सी। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, सिंक्रोनस लर्निंग, एसिंक्रोनस लर्निंग, मोबाइल लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग। सिंक्रोनस लर्निंग क्या होती है? सिंक्रोनस का मतलब होता है लाइफ, जब हम उस टाइम पे प्रेजेंट हो, जैसे कि मैं जो ये क्लास ले रही हूँ, ये ले रही हूँ ऑफ लाइन आएगी आपके पास, रिकॉर्डेड आएगी, आप ये कभी भी देख सकते हो। लाइव का मतलब है जब की जब ये प्रेजेंट हो, जैसे यूट्यूब, यूट्यूब पे कुछ क्लासेस लाइव भी चलती हैं, लाइव भी होती हैं आपकी क्लासेस, कि आप जब की जब देख रहे हो, प्रेजेंट हो। और एसिंक्रोनस का मतलब होता है ऑफलाइन, आप बाद में देख सकते हो, रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। जैसे कि एसिंक्रोनस का मतलब है ईमेल, आपने तब तभी की तभी पढ़ के जवाब दिया, प्रेजेंट हो, तो ये सिंक्रोनस हो जाएगा, और आपने बाद में पढ़ा
प्रेजेंट तब नहीं हो, बाद में पढ़ा तो ये एसिंक्रोनस लर्निंग हो जाएगी। ठीक, देखते हैं ऑप्शन। मोबाइल लर्निंग मोबाइल से कर रहे हैं, ब्लेंडेड लर्निंग मिक्स लर्निंग है। ठीक है, ब्लेंडिंग हम पुरानी लर्निंग को भी कर रहे हैं और मॉडर्न लर्निंग को भी कर रहे हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए का ऑप्शन नंबर कौन सा है? लाइफ की बात हो रही है तो इंटरनेट एंड लाइफ स्ट्रीमिंग, ऑप्शन नंबर ए का आएगा फोर्थ। कहाँ दे रखा है ये ऑप्शन? आगे ए का फोर्थ ये रहा, दे रखा है ए का फोर्थ, सब में दे रखा है, तो डी तो होगा ही नहीं। देखते हैं इनमें से कौन सा होगा। बी का एसिंक्रोनस ऑडियो रिकॉर्डेड लर्निंग फैसिलिटी और ईमेल, हम बात ईमेल बाद में भी देख सकते हैं। भी मैंने तो ऑडियो रिकॉर्डेड पे हम बाद में सुन सकते हैं, अगर रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना है तो बी का हो गया फर्स्ट। बी का फर्स्ट कहाँ दे रखा है? बी का फर्स्ट दे रखा है इसमें, ये रहा। अब सी का सेकंड होना चाहिए, मोबाइल लर्निंग, सी का मोबाइल एनेबल्ड लर्निंग, तो ये हो गया सी का, ये हो गया बी का, और ये हो गया ए का, और ये हो गया डी का। डी का मैंने बताया ब्लेंडेड लर्निंग, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। An effective curriculum development process generally entails structure, objective, feedback, need based assessment, all the above। करिकुलम डेवलपमेंट जो है जनरली इंटल्स करते हैं स्ट्रक्चर्ड, ऑब्जेक्टिव और फीडबैक, नीड बेस्ड, तो ऑल द अबव ऑप्शन का होगा, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन, कौन सा है शुल्कमैन का बेसिक नॉलेज जो दैट हैज ए टीचर मस्ट हैव इंक्लूडेड नहीं है इसमें? मतलब ये है कौन सी शुल्कमैन की बेसिक नॉलेज एक टीचर में नहीं होनी चाहिए, नॉट पूछा है ना इन्होंने शुल्कमैन की। शुल्कमैन ने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया था? PCK, पेडोलॉजिकल प्लस कंटेंट नॉलेज का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, PCK की उन्होंने बात की थी, तो ये तो हो गई। तो कंटेंट नॉलेज की बात भी की थी उन्होंने, करिकुलर नॉलेज की बात की थी, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज की बात नहीं करी थी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें इन्होंने पूछा है नोट। ठीक, अगर इन्होंने पूछा होता शुल्कमैन ने बात कौन सी करी तो हम आंसर देते PCK, लेकिन इन्होंने पूछा है नॉट, इसलिए इसका आंसर होगा सी। थैंक यू। अगर आपको कोई भी इशू है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मुझे बताइए, जिससे मैं भी आपकी हेल्प कर सकूं, और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।